ये दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। बच्चों, आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। आपकी दूसरी किताब है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसके खंड ख का प्रथम अध्याय आज हम पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का नाम है भारत की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। बच्चों, आपकी फर्स्ट बुक मानव भूगोल की मूल सिद्धांत में खंड क में हमने विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा था। अंतर यह है कि उसमें हमने विश्व जनसंख्या और संबंधित आंकड़ों के बारे में जाना था, और यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा इंडिया की पॉपुलेशन और संबंधित आंकड़ों पर। परिभाषाएं सेम रहेंगी, जिन्हें पुनः हम इस चैप्टर में दोहराएंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अच्छे से कि किसी भी देश के विकास में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। आइए इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों, हम जानेंगे कि जनसंख्या से हमारा क्या अभिप्राय है। फिर भारत में जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के बारे में हम जानकारी लेंगे। जनसंख्या का वितरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। असमान स्थानिक जनसंख्या वितरण के कारक के बारे में जानेंगे, और जनसंख्या घनत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और बेसिकली फैक्ट्स ही हैं जिनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या। जनसंख्या से हम क्या समझते हैं? बच्चों, जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं, जन यानी कि लोग प्लस संख्या यानी कि क्वांटिटी। तो किसी विशेष क्षेत्र, नगर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। अगर हम पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का 2.4% का भाग है, और इस 2.4% के भाग पर पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत की जनसंख्या है 121.01 करोड़, जिसमें कुल पुरुष जनसंख्या है 62.37 करोड़ और कुल स्त्री जनसंख्या है 58.64 करोड़। बच्चों, विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी जिस देश की है और जो नंबर 1 पे है वो है चीन। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की कुल जनसंख्या को मिला लें, उसके बाद भी हमारे भारत की जनसंख्या इससे अधिक है। प्रायः ये तर्क दिया जाता है कि ऐसे देश जिनकी जनसंख्या इतनी विशाल है, वहाँ की सीमित संसाधनों पर इस विशाल जनसंख्या का दबाव पड़ता है, जिससे कई सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम लेटर ऑन इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारत में हर 10 वर्ष पे जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए
जनगणना की जाती है बच्चों। तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? सन 1872 में। पर ये इनकम्प्लीट सेंसस था क्योंकि भारत के सभी राज्यों में जनगणना नहीं हो पाई थी। तो हमारे भारत में संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में संपन्न हुई थी? 1881 में। ये बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। होता क्या है कि जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित करके इन्हें 31 मार्च को रिलीज कर दिया जाता है और इन आंकड़ों को अनंतिम आंकड़े या प्रोविजनल डेटा भी कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है बच्चों। यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व जनसंख्या दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो बच्चों 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब पहुंच गई थी और तभी से हर साल 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या वितरण। किसी क्षेत्र में लोगों के फैलाव को जनसंख्या का वितरण कहते हैं बच्चों। हमारे भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असम है या असमान है। वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में जो जनसंख्या का वितरण है ये अत्यधिक असमान है। इसे हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा समतल मैदानी क्षेत्र, जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसमें आपके जो राज्य आते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा आदि हो गए। दूसरे नंबर पर हम रखते हैं पठारी क्षेत्रों को। इसमें एवरेज जनसंख्या पाई जाती है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पर हम रखते हैं समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली भाग। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक और धरातली विषमताएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ कृषि, उद्योग और यातायात जैसी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है यहाँ पर बच्चों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की थी। यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% निवास करता है और सबसे कम जनसंख्या जिस राज्य की थी वो है सिक्किम। यहाँ 0.05% भारत की कुल जनसंख्या का निवास करता है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत का एक चित्र लगा हुआ है जिसमें डॉट मेथड के थ्रू जनसंख्या के वितरण को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर एक डॉट रिप्रेजेंट करती है 2 लाख व्यक्तियों को। तो जितनी ज़्यादा डॉट्स हैं इसका मतलब कि वहाँ जनसंख्या उतनी ही ज़्यादा है बच्चों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य की थी वो है आपका उत्तर प्रदेश। फॉलोड बाय महाराष्ट्र। यहाँ पर आपकी भारत की कुल जनसंख्या का 9.2% रहता है। फॉलोड बाय बिहार। यहाँ पर आपकी भारत की कुल जनसंख्या का 8.5% निवास करता है। फॉलोड बाय पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपकी भारत की कुल जनसंख्या का 7.5% निवास करता है। तो ये 4 सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं।
अब बच्चों, इन 4 राज्यों के साथ अगर हम तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात राज्यों की जनसंख्या को मिला दें तो यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का 76% पॉपुलेशन इन्हीं राज्यों में बच्चों निवास करती है। अब बच्चों, आप इस बात को याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस केंद्र शासित प्रदेश में है वो है आपका दिल्ली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे हाथ पे बच्चों, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर जनसंख्या का वितरण जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। हालांकि जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, पर यहाँ जनसंख्या का आकार काफ़ी छोटा है। कारण यहाँ पर प्राकृतिक और धरातलीय विषमताएं हैं, कृषि, उद्योग और परिवहन या यातायात जैसी सुविधाओं का अभाव है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में जो जनसंख्या का वितरण है ये अत्यधिक असमान है। अब इस असमान वितरण के पीछे कई सारे भौतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक हैं। सबसे पहले तो हम भौतिक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक कारकों की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जलवायु, फिर आता है जल की उपलब्धता, तीसरे नंबर पर आता है धरातल, खनिज संपदा और फिर आता है आपका परिवहन। तो जब हम बात करते हैं जलवायु की तो ऐसे क्षेत्र जो अत्यधिक ठंडे हैं या गर्म हैं या अत्यधिक आर्द्र हैं, ये प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पर आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जलवायु सम है, अनुकूल है, यहाँ पर आपको लोग ज़्यादा मात्रा में रहते दिखाई देंगे। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है? जैसे आपके पश्चिम राजस्थान का मरुस्थली भाग हो गया, आपके हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हो गए, आपके पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो गए, ये प्रतिकूल जलवायु क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या विरल है। जब हम बात करते हैं जल की उपलब्धता की, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल की उपलब्धता है, क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के काम के लिए पानी चाहिए, घरेलू उपयोग के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, तो लोग ज़्यादातर नदी और नहरों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो भारत के नदी घाटी के क्षेत्र हैं ये सघन रूप से बसे हुए हैं। जब बात करते हैं धरातल की, तो जो समतल मैदानी भाग हैं यहाँ पर आप सघन जनसंख्या पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कृषि, उद्योग, परिवहन, यातायात को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। दूसरे हाथ पर जो आपके पठारी, पर्वतीय और रेतीले भाग हैं, यहाँ पर आप विरल जनसंख्या पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कृषि, उद्योग, यातायात या परिवहन संबंधित सुविधाओं को अच्छे से विकसित नहीं कर पाते हैं। फिर आता है खनिज। ऐसे क्षेत्र जो खनिज में रिच हैं, यहाँ पर खनन और उद्योग की क्रियाओं के कारण काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, यहाँ पर आपको सघन जनसंख्या मिलती है। फिर आता है आपका परिवहन। लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ एक्सेसिबिलिटी हो, यानी लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, साथ ही साथ जो भी कच्चा माल है या जो भी फिनिश गुड्स हैं उनको लाने ले जाने की सुविधा उन्हें प्राप्त हो।
परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि भारत का जो नदी मैदानी भाग है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, साथ ही साथ जो डेल्टाई भाग है, यहाँ पर आपको उच्च जनसंख्या बच्चों देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू दक्षिणी भारत और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले, हिमालय, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी भारत की कुछ एक राज्य जहाँ पर आपको कंपैरेटिवली कम जनसंख्या देखने को मिलती है। दूसरे हाथ पर बच्चों बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर समय के साथ काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे कि राजस्थान में आप देखिए कि सिंचाई का विकास हुआ है। फिर आप देखेंगे झारखंड में खनिज और ऊर्जा संसाधन का विकास हुआ है। उसी तरह आपके प्रायद्वीपीय राज्यों में परिवहन जाल का विकास हुआ है। ये राज्य पहले विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र थे, लेकिन अब यहाँ इन डेवलपमेंट्स के बाद जनसंख्या का मध्यम से उच्च सांद्रण पाया जाता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्थिक कारक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक की। इन कारकों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों वो है आपका स्थायी कृषि का उद्भव, कृषि विकास, मानव बस्तियों के प्रतिरूप, परिवहन जाल का विकास, नगरीकरण और औद्योगिकरण। बच्चों आप देखेंगे जो हमारे भारत के नदी मैदान हैं और तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमेशा से जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। यद्यपि इन क्षेत्रों में भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से निम्नीकरण हुआ है, बावजूद इसके मानव बस्ती के आरंभिक विकास और परिवहन जल तंत्र के विकास के कारण ये उच्च जनसंख्या सांद्रण के केंद्र बने हुए हैं। दूसरी ओर अगर हम नगरों की बात करते हैं तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, आपका पुणे है, अहमदाबाद है। इन सब नगरों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर गांव से लोग नगरों की ओर आकर्षित हुए हैं और यहाँ पर आकर वो बसे हैं, जिस कारण से इन नगरों का आकार काफ़ी बढ़ गया है बच्चों। अब ये गांव से इन नगरों की ओर क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि यहाँ पर बेहतर रोज़गार है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए, बेटर फिजिकल और सोशल एमिनिटीज़ है, बढ़िया स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकते हैं, लोग बेहतर आमदनी यहाँ पर पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी मात्रा में लोग गांव से इन नगरों में आकर बस गए हैं, जिस कारण से इन नगरों में आपको जनसंख्या का उच्च सांद्रण देखने को मिलता है बच्चों। अब जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों की, तो ऐसे क्षेत्र जिनका अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज, धर्म या धार्मिक विश्वास कह लीजिए, रीति रिवाज, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ये सभी फैक्टर्स आपकी जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं बच्चों। जब हम बात करते हैं राजनीतिक कारक की, तो आप देखेंगे कि लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना नहीं पसंद करते जो राजनीतिक अस्थिरता से ग्रसित हों। यहाँ पर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होते हैं या राजनीतिक उथल पथल होती है, तो यहाँ पर आपको विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, चंबल घाटी में आप देखिए नक्सलाइट गतिविधियाँ हैं, असम में आप देखिए उल्का गतिविधियाँ हैं, तो यहाँ पर आपको विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं असमान स्थानिक जनसंख्या वितरण के कारक, जिसके अंदर हमने स्टडी किया भौतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों को। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है बच्चों। जनसंख्या घनत्व के द्वारा हम भूमि के कॉन्टेक्स्ट में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को और भी बेहतर तरीके से बच्चों समझ सकते हैं। मेनली हम ज्योग्राफी में अंगगणितीय जनसंख्या घनत्व को यूज करते हैं, जिसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब इससे जो आंकड़ा हमें प्राप्त होता है, हम उसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं बच्चों। हमारे भारत में
2011 की जनगणना के अनुसार 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि 2011 ईस्वी में बढ़कर हो जाता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसा बच्चों होने से पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या घनत्व में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। एग्जाम में आप लोगों से बच्चों जनसंख्या का घनत्व पूछा जाता है, ये आप लोगों को याद करना होगा अच्छे से। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। अब बच्चों आप देखेंगे कि हमारे भारत में जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नताएं हैं, जहां एक तरफ दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जनसंख्या का घनत्व है 11297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है जहां पर जनसंख्या का घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले तो आपका बिहार, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बच्चों। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और फिर आता है आपका दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के राज्य केरल, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है 859 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और आता है आपका तमिलनाडु, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है 555 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों जो आपके उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। अब हम देखते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। अब इसके अंतर्गत देखिए बच्चों, आपका आ जाता है असम, फिर आ जाता है आपका गुजरात, इसके बाद बच्चों इसमें आता है आपका आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा। ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। अब हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो बच्चों असम को छोड़ के आपके जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये सब न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। जैसे कि इसमें आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। यहाँ पर आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिलेगा। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताया जा रहा है। ये आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए। दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 11297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। चंडीगढ़ में कितनी है 9252 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पुदुचेरी में है 2598 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दमन और दीव में है 2169 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2013 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दादर और नगर हवेली में पॉपुलेशन डेंसिटी है 698 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अंडमान और निकोबार में है 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या का घनत्व एक अशोधित माप है। इट इज एन इनएक्यूरेट मेजरमेंट। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान हेतु कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। तो जब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकारों की, तो इसमें दो प्रकार आते हैं। एक है आपका बच्चों कायिक घनत्व और दूसरा है आपका कृषि घनत्व। अब कायिक घनत्व में आप देखिए, इसका सूत्र है कुल जनसंख्या
डिवाइडेड बाय निवल कृषित क्षेत्र। ये सूत्र बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा है आपका कृषि घनत्व। इसका सूत्र है कुल कृषि जनसंख्या डिवाइडेड बाय निवल कृषि क्षेत्र। अब कृषि जनसंख्या में क्या आता है? इसमें आपके कृषक आ जाते हैं, कृषक मजदूर आ जाते हैं और इन किसानों के परिवार सदस्य आ जाते हैं। अब बच्चों आज हम यहीं पर विराम लगाएंगे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने जाना कि जनसंख्या से हमारा क्या अभिप्राय है। भारत में जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के बारे में हमने जानकारी ली। जनसंख्या के वितरण को हमने स्टडी किया। असमान स्थानिक जनसंख्या वितरण के कारकों को हमने पढ़ा और सबसे लास्ट में हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। अब इसके बाद बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है। उसी पैटर्न पर बच्चों ये 5 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? मैंने आपको बताया है, आप सही आंसर पे टिक करिएगा। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चों? ये आपको लिखना होगा। जो सूत्र मैंने बताया है आप वो सूत्र भी इसमें लिख सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। ये दीर्घ का प्रश्न है बच्चों, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इन सभी प्रश्नों को हल करिए अपनी कॉपी में बच्चों अच्छे से, और जो भी पढ़ाया है उसे रिवाइज कीजिए। बच्चों यदि आप इस वीडियो को किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो आप इसे पुनः YouTube पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और आप दीक्षा पोर्टल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और अध्ययन सामग्री आप इस दीक्षा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में इसी अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बच्चों हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।